अस्सलाम वालेकुम जनाब वली साहब, एक दो छोटे से सवालात हैं। हमको पता है कि पीएफआई ना टेररिस्ट है ना इनके कोई ब्लैक मनी है, लेकिन फिर भी वो झूठ का जो फिलॉसफी होती है, हिटलर ने कहा था कि सामने वाले पर इतने ज़्यादा एक्यूजेशंस लगाओ कि वो बेचारा अपनी डिफेंस करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार दे। तो वैसे ही आप पीएफआई के खिलाफ जो है, आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोगों के ब्लैक अकाउंट्स हैं, आप लोग ईडी के खौफ से ये कर रहे हैं और कई इल्ज़ाम हैं आप लोगों पे। तो इसको कैसे मुकाबला किया जाए? और दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि हर एजुकेटेड आदमी जानता है कि हमारे जो फैशिस्ट रूलर्स हैं वो कितने बड़े झूठे हैं। किसी भी बात पे कहते हैं कि ये तो झूठ बोलते हैं, लेकिन जब वो पीएफआई वगैरह के ताल्लुक से ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं तो फौरी बिलीव कर रहे हैं, खुद भी दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्या टेररिस्ट हैं आप लोग? देखिए, ये बीजेपी का जो है और आरएसएस का, इनका आपको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझना होगा। इनका एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये था कि आज़ादी से पहले भी कोई भी इन्हें करीब नहीं करता था। स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी इन्हें जगह नहीं थी, इन्हें कहीं पर भी स्पेस नहीं था। ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टी भी बनाए, जनसंघ भी ये लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी से नहीं बनाए, गांधीयन सोशियोलॉजी के नाम पर ये लोग सोशलिज्म के नाम पर ये लोग बनाए थे। इसका मतलब क्या था? इनको इनके अपने आइडियोलॉजी पर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बाद, उसके बाद आप जानते हैं कि जब ये राम जन्मभूमि है, उसके बाद ये लोग पब्लिक में अपनी आइडियोलॉजी को लेकर एकदम ही जोर से ये लोग आए। इसलिए अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने चीज़ को छुपाने के लिए, अपने झूठ को छुपाने के लिए जो है, एक किसी और को एक बहुत बड़ा एक झूठा साबित करना चाहते हैं, बहुत बड़ा एक क्रिमिनल पेश करना, टेररिस्ट पेश करना चाहते हैं, और उसी सिलसिले में चल रहा है। अभी आप देखिए, सिर्फ पीएफआई नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ भी सेम हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल में देखिए, वेस्ट बंगाल में एक पॉलिटिकल इश्यूज भी अगर हो जाते हैं, उस पॉलिटिकल इश्यूज को भी वो लोग किस तरीके से एक एंटी हिंदू इशू जैसा वो लोग बनाया जा रहा है। और हमने राजस्थान के अंदर भी देखा कि एक कॉरपोरेशन के इशू को किस तरीके से एंटी हिंदू इशू लोग बना रहे हैं। तो ये इनका स्टाइल है कि सामने वाले को डिफेम करना, इस तरीके से डिफेम करना कि उस पर कोई भरोसा ना करे। अब पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ भी जब से हम शुरू हुए, पॉपुलर फ्रंट 2007 में, और उससे पहले जो हमारी पुरानी तंजीमें थी, एनडीएफ थी या केएफडी थी या एमएनपी थी, उसी वक्त से आरएसएस और मीडिया में रहने वाले आरएसएस के जो एजेंट्स हैं, ये लोग मिलकर एक केस बिल्डअप करते आ रहे थे। वो केस बिल्डअप करते 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 वो लोग आकर ऐसा एक माइंडसेट उन्होंने लोगों का बना दिया है कि कुछ भी एक इशू में नाम पॉपुलर फ्रंट का आते ही लोग ये सोचना है कि यार ये लोग तो बड़े दंगाई लोग हैं करके। लेकिन अभी लोग सोचना शुरू कर दिए कि क्या सच में पीएफआई का लिंक है। अभी आज से 1-2 साल पहले क्या सिचुएशन कैसा था कि कुछ भी हम पर इल्ज़ाम लगाए, ऑर्डिनरी इंडियंस जो हैं हर कोई मानता था, लेकिन अभी सोचने वाले क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि एक ऐसी तंजीम जिस पर एनआईए का ऑब्जर्वेशन है, जिस पर ईडी का ऑब्जर्वेशन है, जिस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑब्जर्वेशन है, एमएचए का ऑब्जर्वेशन है, इतना ऑब्जर्वेशन होने के बावजूद वो तंजीम जाकर पूरे इंडिया में दंगे करके आ सकता है। इसका मतलब ये तंजीम तो कोई मोसाद से भी बड़ा तंजीम या सीआईए से बड़ा तंजीम होना चाहिए। तो लोग अभी मानना शुरू कर दिए कि ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं, हर चीज़ में इनका लिंक कर रहे हैं करके। तो ये एक नया सिचुएशन में हम आ गए हैं। लेकिन उसके साथ ये भी हमें देखना है कि लोग ये भी सोचना शुरू करना है कि जो इल्ज़ाम पॉपुलर फ्रंट पर लोग लगाकर पूरे के पूरे पॉपुलर फ्रंट का एक इमेज ये लोग बना रहे हैं, वही चीज़ जो है दूसरों पर अप्लाई नहीं किया जाता। जैसे ये लोग कहते हैं पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स लोकल क्राइम में या किसी एक केस में 307 ऐसे केस में पॉपुलर फ्रंट के लोग शामिल है, इसलिए पूरी की पूरी पॉपुलर फ्रंट क्या है? एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। कंपेयर करो, इंडिया में ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मेंबर्स ऐसे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व नहीं है? आरएसएस का आप देखिए, सिर्फ केरला के अंदर 240 से ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के मर्डर केसेस के ऊपर आरएसएस के ऊपर एलिगेशन है, आरएसएस के लोग एक्यूज हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर इतने बहुत सारे मर्डर केसेस हैं, कांग्रेस के ऊपर ऐसे बहुत मर्डर केसेस हैं, तृणमूल में आप वेस्ट बंगाल में जाओ, तृणमूल के मेंबर्स किस बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में हैं, आप अलग अलग पार्टीज में जाओ, देखो ये। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो है पॉपुलर फ्रंट पर लगाया जा रहा है, दूसरों पर नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे मतलब क्या है? एजेंडा है और एक प्रोपेगेंडा है कि छोटे से छोटे इशू को भी जस्टिफाई करो कि हाँ पॉपुलर फ्रंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी लोग इसको मानना बंद कर दिए। दूसरा चीज़ देखिए, ये थोड़े एलीट मुस्लिम्स में या मुसलमानों में थोड़े जो अपने आपको इंटेलेक्चुअल कहते हैं या बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लिंक रहने वाले लोग हैं या थोड़े लिबरल्स भी, और इन लोगों के बीच में एक जहन कैसी आ गई है कि कुछ भी इल्ज़ाम पॉपुलर फ्रंट पर लगाया तो हाँ भाई ये इल्ज़ाम सच होगा करके।
लेकिन वही लोग देख कह रहे थे कि ईडी पीएफआई के पीछे आ रहे हैं, तो वो लोग हमें बता रहे थे नहीं, बिना आग के धुआं थोड़े ही निकलेगा, ऐसा कह रहे थे। और वही ईडी जब राहुल गांधी के पीछे जा रहा है तो अगर नहीं ईडी करप्ट है, वही ईडी जब चिदम्बरम के पीछे आता है नहीं ईडी करप्ट है, वही ईडी जब एनसीपी के पीछे जाता है नहीं ईडी करप्ट है, वही ईडी पॉपुलर फ्रंट के पीछे आया तो ईडी ईमानदार हो गया। इसमें आप देखिए डबल स्टैंडर्ड है लोगों का। आज भी आप देखिए जब भी सेम एक एट्रॉसिटी, सेम हैरासमेंट जब पॉपुलर फ्रंट पर होता है बीजेपी के जरिए और सेम हैरासमेंट किसी और पर होता है, आप रिएक्शन देखो। चंद ये जो अपने आप को बहुत मॉडर्न सेक्युलर कहने वाले जो लोग हैं उनका आप देखिए, उनका रिएक्शन में फ़र्क होता है, भेदभाव वहाँ पर चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, या तो इंटेंशनली पॉपुलर फ्रंट पसंद नहीं है इसलिए जहन बना लिया है कि पॉपुलर फ्रंट के बारे में कुछ भी इल्ज़ाम आया हम आंख बंद करके उसको मान लेंगे, या फिर उसके अंदर भी क्या है एक हिपोक्रेसी है, एक मुनाफिकत है। मुनाफिकत क्या है, नहीं भाई हमारे ऊपर केस आया तो हैरासमेंट है, लेकिन पीएफआई पर केस आया तो सच होगा करके, ये चीज़ मुनाफिक और हिपोक्रेसी से इनको बाहर आना है। क्योंकि देखिए आज आरएसएस भी एक चीज़ को मान लिया है कि पिछले 4-8 सालों से जब से इनकी गवर्नमेंट हुई है, आरएसएस को सबसे बड़ा सोशल अपोजिशन इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अभी कांग्रेस पार्टी भी इनको अपोजिशन में रास्ते में कब उतरी, जब राहुल गांधी केस में आए, लेकिन जब मुसलमानों के घर बुलडोज हो रहे थे, वो मुसलमान जिनका वोट ये लोग मांग रहे थे, वो टाइम कोई भी नहीं आया। जब लिंचिंग्स हो रहे थे वो टाइम कोई भी रास्ते में नहीं, यहाँ बैठ के ट्वीट कर देते हैं या फिर एक कहाँ तो एक न्यूज़पेपर में जाके एक बाइट दे देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे जब भी आरएसएस का हैरेसमेंट हो रहा था, फील्ड पे कौन उतरा, सबसे पहले पीएफआई के। तो आरएसएस भी जानता है कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आरएसएस के लिए इंडिया में उसके हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पीएफआई है, इसलिए पीएफआई को लोग टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पीएफआई के बाद ऐसा मत समझिए कि पीएफआई के बाद वो किसी को टारगेट नहीं करेंगे, समझे, हमारे बाद और बहुत सारे लोगों को टारगेट करेंगे। जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने के बाद वो लोग क्रिश्चियंस के पीछे, सिख के पीछे, दलितों के पीछे, SC ST के पीछे जाएंगे, उसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने के बाद वो लोग बहुत सारे लोगों के पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एंटी फैसिस्ट फोर्सेस हैं उनके बीच में जो है एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए हमारे सामने सबसे मेजर एजेंडा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, वो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी एजेंडा है। हमारे बीच में इख्तलाफात होंगे, हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, हमारे बीच में स्ट्रैटेजिकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन ये स्ट्रैटेजिकल डिफरेंसेस हम कब डिस्कस कर सकेंगे, जब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी होगी। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं होगी तो आपका और हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस डिस्कस कब करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। इसलिए ये जो फैसिस्ट की जो एक इल्ज़ाम, जो एक स्ट्रैटेजी होता है कि लोगों को डिफेम करना, उससे हमें बचना है। पॉपुलर फ्रंट ने तो आज तक हमें हमेशा अलग अलग लोग आकर कहते हैं कि आप उनसे मत मिलो, वो लोग उनके खिलाफ ये एलिगेशन है, आप उनसे मत मिलो। हम वेरीफाई करते हैं, जब हमें पता चलता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में अपोज करने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए जब भी किसी पर भी बीजेपी की आरएसएस की तरफ से हरासमेंट होता है, पॉपुलर फ्रंट का स्टेटमेंट आता है। और मीडिया वाले भी कहते हैं कि हर किसी के लिए पॉपुलर फ्रंट स्टेटमेंट देता है। तो ये हमारा स्टैंड है, हम हर किसी के लिए देंगे, चाहे वो हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक हो, उसके लिए भी हम सपोर्ट में हम स्टैंड देंगे। क्योंकि एक डेमोक्रेटिकल स्टैंड होता है, आइडियोलॉजिकल अलग चीज़ें हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में बंद कमरे में बैठ के बात करेंगे या डिबेट करेंगे एक दूसरों के साथ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से किसी के राइट्स को छीनने में मैं खामोश रहूँ, वो ठीक नहीं है। ये सबको समझना ज़रूरी है। सर एक छोटा सा सवाल आखिरी में, बीजेपी और आरएसएस पीएफआई के क्यों इतने अगेंस्ट में है, वो तो बात समझ में आती है, बिल्कुल ये फैशिज्म है। लेकिन जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, जैसे कि तेलंगाना है, आंध्रा है, ये लोग बीजेपी स्टेट से ज़्यादा एंटी पीएफआई और एंटी मुस्लिम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर ये असल में बीजेपी का सक्सेस है। आज अपोजिशन पार्टी किस तरीके से बिहेव करना है वो बीजेपी डिसाइड करता है। ये अपोजिशन पार्टी के ऊपर बीजेपी ने इस तरीके से एक प्रेशराइज किया है कि अगर वो मुसलमानों के लिए कुछ एक अच्छा पॉलिसी लाते ही उनको एंटी हिंदू बना दिया जाता है। तो ये जो सेक्युलर पार्टीज हैं, लोग क्या समझते हैं कि हम लोग मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एंटी हिंदू हो जाएंगे। तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है खामोश रहो, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा मत करो, खामोश रहो। मुसलमानों का बस वो अपना नमाज पढ़ने दो, उनका इफ्तार पार्टी में जाके टोपी पहन लेंगे या फिर कभी उनको एक इफ्तार पार्टी दे देंगे या उनकी ईदगाह में जाके वहाँ पर रुक कर तो अच्छी बातें बोल के आ जाएंगे, बस मुसलमान खुश, उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये असल में बीजेपी का सक्सेस है।
बीजेपी ने आज इंडिया में अपोजिशन मुसलमानों को किस तरीके से बिहेव करना ये डिसाइड अपोजिशन पार्टी नहीं कर रहा है, ये बीजेपी ने डिसाइड करके रख दिया है। और अपोजिशन को समझना है, देखिए ऐसा करने से कोई आपको बड़ा वोट मिलने वाला नहीं। आपने 4 साल किया ना, क्या गवर्नमेंट आपकी बनी? कर्नाटका के अंदर जब 5 साल यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ 5 साल कांग्रेस ने ऐसा ही किया, मुसलमानों के बारे में बात मत करो, मुसलमानों को ओपनली सपोर्ट मत करो, हमारे हिंदू वोट चले जाएंगे। हुआ क्या? हार गई ना इलेक्शन। अब इसी तरीके से अलग अलग स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी, अखिलेश के साथ भी वही हुआ। अखिलेश ने फुल इलेक्शन कैंपेन में एक भी मुस्लिम इशू के बारे में बात नहीं किया। क्यों? अगर मैं मुस्लिम इशू के बारे में बात करूंगा तो मुझे हिंदूज वोट नहीं देंगे। दिए क्या? चले गए ना वोट, आ गई ना बीजेपी। तो देखिए ये एकदम एक चाइल्डिश नेचर है। आपका काम सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करना है। अगर मुसलमानों के सेक्युलर राइट्स को, मुसलमानों के डेमोक्रेटिक राइट्स को कोई छीनना जा रहा है, तो अगर आप सेक्युलरिज्म पे कमिटेड है तो आपको बात करनी होगी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपका सेक्युलरिज्म सिर्फ पेपर में है, एक्शन में नहीं है। तो सेक्युलर पार्टीज को भी जो है सेक्युलरिज्म के थ्रू जाना है, मुस्लिम सपोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आना है, और उसमें सेक्युलर पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं साहब, जज़ाकल्लाह।